हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नई यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसके अंदर उस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर क्लास, लगभग हर सिलेबस 9-10 से स्टार्ट हो जाता है और फिर आगे चलता रहता है। तब यहाँ पे इसकी मेन डिटेल के साथ ये दिया हुआ है चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तब इसके अंदर पहले हम देखते हैं सेल क्या होती है। सेल इसकी डेफिनेशन सेल इज structural and cell is the structural and functional unit of life. सेल स्ट्रक्चरल क्यों होती है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाती है। पूरी बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। हाँ, उसका सेल का ऑर्गेनाइजेशन लेवल बढ़ता जाता है। टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी। मेनली जो उसकी यूनिट होती है वो सेल होती है। फंक्शनल होती है कि वो कंट्रोलर ऑफ द बॉडी होती है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। जो भी किसी लिविंग बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सेल में भी होती हैं। जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, वो सेल के अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सेल, एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी। इसके बाद में आता है हिस्ट्री, सेल की हिस्ट्री। तब हिस्ट्री ऑफ सेल के अंदर जो सबसे पहले जो अपने साइंटिस्ट आते हैं वो है रॉबर्ट हुक। बात कब की थी? 1665। ये एक फिजिसिस्ट थे। रॉबर्ट हुक एक फिजिसिस्ट थे। इनका बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। फिजिसिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजी से इनका कोई मतलब या फिर कोई भी इनका रिलेशन बायो से नहीं था। ये क्या कर रहे थे? ये माइक्रोस्कोप बना रहे थे। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन ये कर रहे थे। तब इन्होंने क्या किया कि एक कॉर्क है, एक पेड़ की कोई छाल है, उसको उतार दिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, जो इन्होंने खुद बनाया था। फिर इसमें उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में इन्होंने कुछ ऐसी हेक्सागोनल टाइप की स्ट्रक्चर देखी। हेक्सागोनल टाइप की ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखी। मधुमक्खी के छत्ते यानी बी के की जैसी कुछ स्ट्रक्चर देखी, जिन्होंने इन चीजों को रॉबर्ट हुक ने सेल्यूला नाम दिया। सेल्यूला, कोशा, सेल्यूला नाम दिया। फिर इन्होंने एक बुक लिखी माइक्रोस्कोप से रिलेटेड, माइक्रोग्राफिया। उसमें इन्होंने इस चीज को कॉइन किया, इसको सेल्यूला को कॉइन किया मतलब इसको मेंशन किया, हाईलाइट किया, सेल्यूला यानी कोशा को। तो ये थे रॉबर्ट हुक, जो एक फिजिसिस्ट थे। 1665 के अंदर इन्होंने एक कॉर्क से
माइक्रोस्कोप में देखा, एक और को माइक्रोस्कोप में देखा, फिर इन्होंने कुछ हेक्सागोनल टाइप की स्ट्रक्चर्स देखी जिन्होंने इसे सेलुला नाम दिया, और फिर अपनी एक बुक लिखी माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर इन्होंने ये चीज़ मेंशन की। तो ये हो गए रॉबर्ट हुक। उसके बाद में आते हैं एंटन या फिर एंटन वॉन लेवन। एंटन वॉन लेवन इन्होंने क्या किया, 200 माइक्रोस्कोप खुद से बनाए। एंटन वॉन लेवनहॉक ने क्या किया, 200 माइक्रोस्कोप खुद से बनाए। ये एक बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजी में इनको बहुत सारी रुचि थी, बहुत ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बायोलॉजी के अंदर। एंटन वॉन लेवनहॉक इन्होंने 200 माइक्रोस्कोप खुद से बनाए, और टीथ गम और रेन वाटर से, टीथ गम एंड रेन वाटर, रेन वाटर, टीथ गम दांतों का जो कैविटी होती है, और रेन वाटर से इनके अंदर रेन वाटर और टीथ गम, इनको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया, और जो इनको मतलब दिखा, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स मिले, उन्होंने इसको एनिमल क्यूल नाम दिया। एनिमल क्यूल, एनिमल क्यूल नाम दिया जो इनको स्ट्रक्चर्स दिखी उस टीथ गम और रेन वाटर माइक्रोस्कोप के अंदर, और बुक लिखी अपनी सीक्रेट्स ऑफ नेचर। बाय लेवनहॉक। लेवनहॉक लेवनहॉक। तो ये थे एंटन वॉन लेवन। ठीक है, अब जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने फर्स्ट सेल डिस्कवर की, फर्स्ट डेड सेल भी उन्होंने डिस्कवर की, और फर्स्ट डेड सेल भी उन्होंने डिस्कवर की, और फर्स्ट प्लांट सेल उन्होंने डिस्कवर की। फर्स्ट सेल, फर्स्ट डेड सेल, और फर्स्ट प्लांट सेल। और एंटन वॉन लेवनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की, लिविंग सेल डिस्कवर की। और एंटन वॉन लेवनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है किसको, एंटन वॉन लेवनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने 200 माइक्रोस्कोप खुद से इन्वेंट भी किए, टीथ गम, रेन वाटर, और भी काफ़ी सारे मतलब सैंपल्स इकट्ठे किए, उनसे देखा, एनिमल क्यूल बुक, काफ़ी कुछ किया, तो इसलिए इन्होंने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का क्रेडिट इनको दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद और भी साइंटिस्ट थे कुछ, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, ह्यूगो वॉन मोल। कि रॉबर्ट ब्राउन
डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। पुरकिंजे थे, उन्होंने सेंट्रियोल पुरकिंजे फाइबर या स्पिंडल फाइबर को डिस्कवर किया। या फिर ह्यूगो वॉन वॉल, काफी सारे साइंटिस्ट थे। इसके बाद में सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट थे, श्लिडेन और स्वान। श्लिडेन और स्वान। दो साइंटिस्ट, इनका पूरा नाम था मैथ्यू श्लिडेन और ये थियोडोर स्वान। थियोडोर पूरे नाम हो सकते हैं। तो श्लिडेन जो थे वो एक थे जर्मन बॉटनिस्ट। और जो स्वान थे वो थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, लगभग 1838 के अंदर इन्होंने देखा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। एंड इन्होंने देखा 1339 के टाइम में कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनी मतलब प्लांट्स के बारे में मतलब देख रहे थे, साइंटिस्ट, प्लांट स्टडी के साइंटिस्ट थे और ये एनिमल स्टडी के साइंटिस्ट थे। तब इन दोनों ने जब ये देखा कि दोनों जो ऑल ऑर्गेनिजम्स, इन्होंने लगभग प्लांट देख लिए, इन्होंने लगभग एनिमल्स देख लिए, तब इन्होंने मिलके सेल थ्योरी दी कि all living organisms are made up of cell and their products। ठीक है, तो श्लिडेन ने कहा all living organisms are made up of single subunits are known as cell। तब इन्होंने कहा living organisms, cell is found in living organisms in the form of टिश्यू। टिश्यू के रूप के अंदर, टिश्यू के रूप में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर सेल पाई जाती है। जो स्वान थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल and their products। सेकेंड पॉइंट इन्होंने दिया कि प्लांट सेल वॉल have an outer covering known as
सेल वॉल। ठीक है, ये इन्होंने मिलके ये सारे रूल्स दिए। जो स्लीडिंग है उन्होंने दिए कि सेल इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल है वो कंबाइन होकर टिश्यू के रूप में, टिश्यू के फॉर्म के अंदर रहती है सेल। ऊतक कहते हैं। ऊतक क्या होते हैं? समान संरचना वाले, समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब सेम वर्क सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन सेम स्ट्रक्चर। थियोडोर स्वान ने क्या किया? थियोडोर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट 1839 के टाइम में, इन्होंने भी ये दोनों मिलके स्टेटमेंट सबसे पहले स्वान ने दी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, पर एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। तब स्वान ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि प्लांट सेल हैव एन आउटर कवरिंग नॉन एज सेल वॉल, कि प्लांट सेल के बाहर एक आउटर कवरिंग पाई जाती है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, ये हो गई सेल थ्योरी। अब इसके पोस्टुलेट्स लिखते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। Postulates of cell theory क्या? Postulates of cell theory. Postulates of cell theory. Postulates of ये इसके postulates. Cell is the structural unit of life because all the living organisms are made up of cell and their products. कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने होते हैं? सेल और उनके प्रोडक्ट्स से। फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि ऑल एक्टिविटीज जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेक प्लेस होती हैं
मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, वो सेल के अंदर भी होती है। थर्ड पॉइंट है सेल आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब एक्सचेंज ऑफ, हेरिडिटी का मतलब है कि जो सिम्टम्स है, जेनेटिक सिम्टम्स, वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर आना, मतलब उनके यंग वंस के अंदर जाना, वही हेरिडिटी होती है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन एक तरह से होता है ट्रांसमिट करना या फिर प्रसारित करना, कैरेक्टर्स के प्रसारण में या फिर उसके ट्रांसमिशन में ये हेल्प करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि दे कैनॉट एक्सप्लेन, दे कैनॉट explain the division of cell। ठीक है, वो उन सेल के डिवाइडेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, सेल का कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, न्यू सेल का फॉर्मेशन, न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तब आगे उसके अंदर फोर्थ पॉइंट के अंदर कंटिन्यू है कि दिस वाज फर्स्टली explained by Rudolf stated that ओमनीसेल्युला ई सेल्युला, उनकी लैंग्वेज के अंदर, पर इंग्लिश के अंदर था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये उनका स्टेटमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट कि सेल को, सेल थ्योरी को आजकल मॉडर्न, अब मतलब अब 1990s के बाद सेल प्रिंसिपल्स सेल डॉक्ट्रिन या फिर सेल मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। ये हो गया सेल थ्योरी कंप्लीट। उसके बाद में देखते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी तो है वायरस और कोइनोसिटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, एक्सेप्शन है सेल थ्योरी। वायरस क्या होता है, वायरस क्यों एक्सेप्शन है, वायरस क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कनेक्टिंग लिंक between living and non-living,
और थर्ड है कि ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की लड़ी है, तब जब इनको लिविंग रहना है तब ये ओनली वन पैरासाइट, मतलब ओनली वन पैरासाइट बनकर रहेंगे, किसी होस्ट को ये छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि फिर ये नॉन लिविंग हो जाएंगे, किसी बॉडी के अंदर किसी लिविंग बीइंग के अंदर जाएंगे तब तो ये एक्टिव हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे, नहीं तो नॉन लिविंग है। तब सेकंड इसका थर्ड पॉइंट है कि इसका क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल है, या फिर ये कह सकते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो कह सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंट या वो किसी होस्ट पर ही रहते हैं, अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक होस्ट पर ही बिताते हैं, वो किसी दूसरे मोड या फिर किसी दूसरी जो स्पीसीज या फिर किसी दूसरे मोड पर स्विच नहीं कर सकते। ऑब्लिगेट पैरासाइट ओनली पर्टिकुलर होस्ट पर ही रहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल इकोलाई बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बस वहीं पे मिलेगा, और इसके अलावा इसका क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल है, क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं। क्रिस्टल फॉर्मेशन, अब क्रिस्टल जो होते हैं वो सिर्फ नॉन लिविंग बना सकते हैं। जो नॉन लिविंग का एक मेन फीचर क्या है, क्रिस्टल फॉर्मेशन। जैसे NaCl शुगर उनके क्रिस्टल बनते हैं, पर वायरस के भी क्रिस्टल बनते हैं, तो इसीलिए ये एक तरह से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। वायरस की थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि वायरस एक्चुअली में है क्या। तो वायरस जो होता है, वायरस, इसके दो चीजें होती हैं इसमें। एक तो होता है इसका प्रोटीन कोड, और दूसरा होता है इसके अंदर RNA, जो इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो कुछ नहीं होता। प्रोटीन कोड होता है, जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन कोड के अंदर किसकी बनी होती है, कैप्सिड। इसकी यूनिट होती है कैप्सोमिया। ठीक है, प्रोटीन कोड किसका बना होता है, कैप्सिड का, यूनिट कैप्सोमिया। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर ये प्लांट वायरस है तब इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाएगा, और अगर ये एनिमल वायरस है तब इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाएगा। ओके, फिर इसकी डिस्कवरी की थी इवानोस्की ने, की थी सबसे पहले। TMV टोबैको मोज़ेक वायरस को ये डिस्कवरी की थी। उसके बाद में बर्जेरिंग, इन्होंने इसको इन्फेक्शियस फ्लूइड के नाम से दिया था। उसके बाद में स्टैनली और मिलर, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने वायरस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्शन ऑफ सेल। उसके बाद में हम ऑर्गेनिजम्स को उनके अकॉर्डिंग टू देयर न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं वो, कि ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर सेल, या फिर उससे पहले एक टॉपिक और आ जाता है सेल शेप एंड देयर साइज। सेल शेप, देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे वेसल्स और ट्रैकेट्स,
वो कैसे होते हैं? ट्यूबुलर, न्यूरॉन कैसे होते हैं? वायर लाइक। जो वेसल्स और ट्रैकेट्स कैसे होते हैं? ट्यूबुलर, क्योंकि उनको वाटर कंडक्शन करना पड़ता है इसलिए वो ट्यूबुलर होते हैं। क्या कोई मेसोफिल सेल वाटर कंडक्शन कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी वैसी शेप ही नहीं है। और एक आपके एनसीईआरटी में और दे रखा है, आरबीसी जो होती है वो होती है बाइकॉन की, बाइकॉन, ठीक है। इसके अलावा जो स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल, smallest cell without cell wall, largest cell ovulated, largest ovulated या फिर largest isolated, और longest cell, इसके भी in plants और in animals। तो जो स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल है वो होता है बैक्टीरिया, 3 to 5 नैनोमीटर। जो स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल है वो है अपना माइकोप्लाज्मा या फिर पीबीएलओ, प्लूरोप्नोमिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसकी होती है 0.01001 या फिर 0.03 नैनोमीटर, 1 भी होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। इसके अलावा लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट्स होती है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। इन एनिमल्स न्यूरॉन, ठीक है। सेल शेप एंड साइज के अंदर था कि जो सेल की जो मैच्योरेशन है वो उसके वर्क के ऊपर ही उसका शेप और साइज डेवलप होगा। जैसे न्यूरॉन है वो वायर लाइक होता है, तब क्योंकि उसको नर्वस कंडक्शन करना होता है इसलिए वो वायर लाइक होता है, ठीक है। तो ये सेल शेप एंड साइज। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स on the basis of nucleus, on the basis of nucleus। फर्स्ट है eukaryotes, दूसरा mesokaryotes, थर्ड है प्रोकैरियोट्स, फोर्थ है यूकैरियोट्स, ठीक है। फर्स्ट है eukaryotes, इसका अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल हो गए मैच्योर मैमेलियन, आरबीसी या फिर सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स।
ये नॉन लिविंग होते हैं, इसलिए ये मैच्योर, ये नॉन लिविंग्स होते हैं, इसलिए इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। मीजोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, पर हिस्टोन्स नहीं पाए जाते, हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं। एग्जांपल डाइनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, हिस्टोन्स भी एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर हिस्टोन्स की जगह नॉन हिस्टोन या फिर पॉलीअमीन्स पाए जाते हैं। एग्जांपल मोनेरा। एंड लास्ट इज यूकैरियोट्स, इसका न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड होता है। न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, हिस्टोन्स भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल प्लांट सेल और एनिमल्स। तो ये हो गया ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जो मीजोकैरियोट्स और अकैरियोट्स हैं, अकैरियोट्स तो हालांकि कुछ भी नहीं है, मीजोकैरियोट्स जो सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स मेनली हम पढ़ेंगे। तो इतना नोट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।